नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं शानदार सफर की। ये सफर है पृथ्वी पर जीवन का, जो वक्त के साथ कैसे बदला। यानी हम समझेंगे इवोल्यूशन की थियरी को। तो इस जबरदस्त कहानी को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, माने ब्रह्मांड के जन्म से, और ये देखेंगे कि जीवन के पहले कण कैसे बने। इसके बाद हम एवोल्यूशन की शुरुआती थियरीज पर नजर डालेंगे, फिर उन सबूतों को देखेंगे जो इस थियरी को सही साबित करते हैं, और हाँ, सबसे आखिर में हम अपनी यानी हम इंसानों की कहानी तक पहुंचेंगे। तो जैसा कि कहते हैं, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत जानना बहुत जरूरी होता है। और जीवन की कहानी की शुरुआत, पता है, पृथ्वी से भी पहले हुई थी, ब्रह्मांड के जन्म के साथ। तो चलिए देखते हैं कि सितारों की धूल से पहले सेल्स कैसे बने। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। इसमें जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है वक्त का पैमाना। मतलब जीवन शुरू होने से भी पहले कितना लंबा वक्त गुजरा। सोचिए, ब्रह्मांड को बनने में, फिर पृथ्वी को शक्ल लेने में अरबों साल लग गए, और उसके बाद भी पहले जीवन को पनपने में करीब 1 अरब साल और लगे। कितना लंबा इंतजार। तो यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी। जीवन कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कहीं बाहर से आकर पृथ्वी पर रख दी गई हो। नहीं, ये तो यहीं इसी ग्रह की मिट्टी, पानी और हवा से पैदा हुआ था। बिल्कुल सिंपल, मतलब नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदले, और बस उन्हीं से निकली जीवन की पहली चिंगारी, पहले सेल्स। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि एक बेजान शुरुआती ग्रह पर जीवन के लिए जरूरी इतने कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स आखिर बने कैसे? ये सवाल वैज्ञानिकों को बहुत परेशान कर रहा था, और इसी सवाल के जवाब की तलाश ने 1953 में एक कमाल के एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया। और ये एक्सपेरिमेंट कमाल का था। इसने दिखाया कि शुरुआती पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी चीजें अपने आप कैसे बन सकती थीं। मिलर और यूरी ने क्या किया, उन्होंने शुरुआती पृथ्वी का माहौल एक लैब में बनाया। मीथेन, अमोनिया, पानी, और उसमें बिजली की चिंगारियां डाली, बिल्कुल वैसे ही जैसे तब आसमान में बिजली कड़कती होगी। और नतीजा, उन्होंने देखा कि अमीनो एसिड्स बन गए थे। वही अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने के लिए, यानी जीवन के लिए सबसे जरूरी हैं। ठीक है, तो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स तो बन गए, पर सवाल अब भी वही था, एक सेल से इतने अलग अलग तरह के जीव कैसे बन गए? ये वो सवाल था जिसने वैज्ञानिकों को सदियों तक सोचने पे मजबूर किया, और यहीं से जन्म हुआ एवोल्यूशन की पहली बड़ी बड़ी थ्योरीज का। इवोल्यूशन को समझाने की पहली बड़ी कोशिश जो हुई, वो लैमार्क ने की थी। उनका आइडिया एकदम सिंपल था, जिसे हम कह सकते हैं यूज इट और लूज इट। मतलब लैमार्क का मानना था कि कोई भी जीव अपनी जिंदगी में जो गुण हासिल करता है, वो उसे अपने बच्चों को पास ऑन कर सकता है। और फिर आए चार्ल्स डार्विन, और उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनका आइडिया था नेचुरल सिलेक्शन, जिसे हम सब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से जानते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि जो जीव अपने माहौल में बेहतर ढंग से फिट होते हैं, उनके जीने और बच्चे पैदा करने के चांस ज्यादा होते हैं, और वो अपने अच्छे गुण अगली पीढ़ी को दे जाते हैं। अब इन दोनों आइडियाज में फर्क क्या है? चलिए इसे एक जिराफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। लैमार्क के हिसाब से जिराफ ने ऊंचे पेड़ के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को खींचा, और वो लंबी गर्दन उसके बच्चों में चली गई। लेकिन डार्विन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। डार्विन के मुताबिक जिराफों के झुंड में पहले से ही कुछ की गर्दनें थोड़ी लंबी थीं, तो जाहिर है उन्हें ज्यादा खाना मिला, वो ज्यादा जिए, और उनके बच्चे भी लंबी गर्दन वाले हुए। मतलब यहाँ बदलाव किसी एक जिराफ में नहीं आया, बल्कि नेचर ने लंबी गर्दन वालों को सिलेक्ट कर लिया। आज की तारीख में हमारी समझ थोड़ी और आगे बढ़ गई है। हम डार्विन के आइडिया को जेनेटिक्स के साथ जोड़कर देखते हैं। इसे कहते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि एवोल्यूशन तब होता है जब किसी आबादी में जो बेहतर या सफल जीन्स होते हैं, वो वक्त के साथ ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गेम में जीतने वाली टीम की स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे सब लोग अपनाने लगते हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो बन गई, लेकिन कोई भी थ्योरी सिर्फ एक आइडिया नहीं होती, उसे सबूत चाहिए होते हैं। तो चलिए अब जरा उन सबूतों पर नजर डालते हैं, जो अलग अलग दिशाओं से आते हैं, पर कहानी एक ही सुनाते हैं, एवोल्यूशन की कहानी।
सबसे पहला और सबसे ठोस सबूत है फॉसिल्स, यानी जीवाश्म। ये बिल्कुल टाइम में सफर करने जैसा है। चट्टानों की ये परतें मानो इतिहास की किताबें हों। ये हमें साफ साफ दिखाती हैं कि कैसे पहले सिंपल जीव आए, फिर मछलियां, फिर जमीन पर रहने वाले जानवर, और तो और हमें ऐसे फॉसिल्स भी मिले हैं जो दो ग्रुप्स के बीच की कड़ी हैं, जैसे पंखों वाले डायनासोर। ये बताते हैं कि एक प्रजाति कैसे धीरे धीरे दूसरी में बदल गई। दूसरा सबूत मिलता है जीवों के शरीर की बनावट से। कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है लेकिन काम अलग अलग होता है, जैसे इंसान का हाथ और चमगादड़ का पंख। इन्हें होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं और ये दिखाते हैं कि हमारा कोई कॉमन पूर्वज था। वहीं दूसरी तरफ कुछ अंग काम तो एक जैसा करते हैं पर उनका ओरिजिन अलग होता है, जैसे कीड़े का पंख और पक्षी का पंख। इन्हें एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग जीव एक जैसे माहौल के लिए ढल जाते हैं। और ये बात तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जब हम एकदम शुरुआती स्टेज में यानी भ्रूण या एम्ब्रियो को देखते हैं तो उनमें कमाल की समानताएं दिखती हैं। सोचिए, रीढ़ की हड्डी वाले सभी जीवों के भ्रूण में गलफड़े और पूंछ होती है। हाँ, बाद में वो भली गायब हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि हम सब का कोई एक कॉमन डेवलपमेंटल ब्लूप्रिंट है जो हमें एक ही पूर्वज से मिला है। और फिर आता है सबसे बड़ा और पक्का सबूत, हमारा डीएनए। ये जीवन का कोड है और ये कोड इन सारे रिश्तों को एकदम सटीक तरीके से कंफर्म करता है। सीधी सी बात है, दो प्रजातियां एवोल्यूशनरी ट्री पर जितनी पास होंगी उनका डीएनए और प्रोटीन उतना ही ज्यादा मिलता जुलता होगा। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो हमने ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर डीएनए तक के सबूत देख लिए। अब वक्त है इस कहानी को वहां लाने का जहां ये हम सबके लिए सबसे ज्यादा पर्सनल हो जाती है, यानी हमारी अपनी कहानी। चलिए इन्हीं थियरीज की मदद से इंसानों के सफर को समझते हैं। देखिए, हमारी अपनी कहानी लाखों साल पुरानी है। ये शुरू होती है ड्रायोपिथेकस जैसे हमारे वानर जैसे पूर्वजों से। फिर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, उनके हाथ आजाद हो गए औजार बनाने के लिए, और यहीं से एंट्री होती है होमो हैबिलिस की, जिसे हैंडीमैन भी कहते हैं। फिर आया होमो इरेक्टस, जिसने आग का इस्तेमाल सीखा और अफ्रीका से बाहर की दुनिया देखी। और इस लंबी कहानी के सबसे नए चैप्टर के तौर पर हम आए होमो सेपियंस, अपने कॉम्प्लेक्स दिमाग और कल्चर के साथ। तो कुल मिला के बात यह है कि एवोल्यूशन सिर्फ इतिहास की किताब का कोई पुराना चैप्टर नहीं है। नहीं, ये एक जिंदा कहानी है जो आज भी चल रही है। यही वो कहानी है जो बताती है कि इस पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव क्यों हैं और इसके बावजूद हम सब एक ही धागे से कैसे जुड़े हुए हैं। एक ऐसा धागा जिसकी शुरुआत ब्रह्मांड की धूल से हुई थी और जो हम सब तक पहुंचता है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा, अगर इन्हीं शक्तियों ने, इन्हीं फोर्सेस ने हमें आज का ये रूप दिया है, तो भविष्य में ये किसे और क्या आकार देंगी। जीवन के इस कमाल के सफर का अगला पड़ाव आखिर क्या होगा।